नमस्कार। आज हम उत्तराखंड राज्य पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास एक सामान्य ज्ञान संग्रह से कुछ जरूरी जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इस खूबसूरत राज्य के बनने की कहानी, इसके भूगोल, प्रशासन और कुछ खास बातों को समझें। बिल्कुल। वो भी बिना ज्यादा बोझिल हुए। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के बारे में ये चर्चा। जरूर। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहते हैं, भारत के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह रखता है, खासकर अपने पहाड़ी स्वरूप और जाहिर है सांस्कृतिक विरासत के लिए। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2000 को, जी। जब ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये हिमालयी राज्यों के क्रम में देखें तो 11वां राज्य था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और नाम वाली बात भी, पहले उत्तरांचल था, फिर 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो गया। शायद ये नाम इसकी जो पुरानी पहचान है उसे बेहतर दिखाता है। सही कहा। ये नाम परिवर्तन काफी चर्चा में भी रहा था। और प्रशासन की बात करें तो यहाँ एक थोड़ी अनूठी व्यवस्था है राजधानियों की। हाँ, 2 राजधानियां हैं ना। जी हाँ, 2। देहरादून है, जिसे अस्थायी या कह सकते हैं शीतकालीन राजधानी माना जाता है। ओके। और दूसरी है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया गया है। ये मॉडल काफी दिलचस्प है। हाँ, मतलब शायद पहाड़ी और मैदानी इलाकों में एक संतुलन बनाने की कोशिश। और गैरसैंण का अपना ऐतिहासिक महत्व भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है, संतुलन और सम्मान दोनों। और ये संतुलन शायद जिलों के बंटवारे में भी दिखता है। 13 जिले हैं कुल, और ये 2 मंडलों में बटे हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। हाँ, 2 प्रमुख मंडल हैं। इनका भी अपना इतिहास है। बिल्कुल। कुमाऊं मंडल तो काफी पुराना है, मतलब 1854-55 के आसपास बन गया था। इसका मुख्यालय नैनीताल में, और इसमें 6 जिले आते हैं। अच्छा, काफी पुराना। हाँ। और दूसरी तरफ है गढ़वाल मंडल, ये 1969 में बना। इसका मुख्यालय पौड़ी में है और इसमें 7 जिले शामिल हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां नहीं है, इनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बहुत गहरी है। कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति। अच्छा, और राजकीय भाषा? राजकीय भाषा तो हिंदी है पहली, लेकिन 2010 में संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये तो काफी अलग बात है। मतलब संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा बनाना। हाँ, ये बहुत अनूठा कदम था, और ये दिखाता है कि राज्य अपनी सांस्कृतिक और जो धार्मिक जड़ें हैं उनको कितना महत्व देता है। सही बात है। और विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल एक सत्तात्मक है, मतलब सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। ओके। कुल 70 सीटें हैं विधानसभा की। जी, 70। और इन 70 सीटों में मतलब सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा गया होगा, आरक्षण वगैरह? हाँ हाँ, बिल्कुल। इन 70 में से 15 सीटें आरक्षित हैं। 15? हाँ, 13 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। तो कोशिश है कि जो राज्य की विविधता है उसको प्रतिनिधित्व मिले। और ये सीटों का बंटवारा जिलों में कैसा है? मतलब कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम? हाँ, इसमें तो काफी अंतर है। जैसे हरिद्वार जिला है, जो मैदानी इलाके में आता है ज्यादातर, वहां सबसे ज्यादा 11 विधानसभा सीटें हैं। 11? हाँ, जबकि जो पहाड़ी जिले हैं जैसे चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, इनमें सिर्फ 2-2 सीटें हैं। अच्छा, तो ये फर्क साफ दिखता है। हाँ, ये फर्क सीधे तौर पर जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। एससी के लिए भी देखें तो सबसे ज्यादा 3 आरक्षित सीटें हरिद्वार में ही हैं। और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, एक नानकमत्ता जो उधम सिंह नगर में है, और दूसरी चक्राता, देहरादून जिले में। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है? लोकसभा, राज्यसभा की सीटें? लोकसभा के लिए उत्तराखंड से 5 सदस्य चुने जाते हैं। 5? हाँ, जिनमें अल्मोड़ा सीट एससी के लिए आरक्षित है। और राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व 3 सदस्य करते हैं। 3? जी। और राज्य बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव फरवरी 2002 में हुआ था। अच्छा, 2002 में? हाँ, उसी ने राज्य की जो लोकतांत्रिक यात्रा है उसकी एक तरह से नींव रखी। तो ये तो हो गई प्रशासनिक और राजनीतिक रूपरेखा। जी। लेकिन उत्तराखंड की असली पहचान तो शायद इसके भूगोल से बनती है। बिल्कुल। इसके पहाड़, नदियाँ, वो तराई के मैदान, ये जमीन वहाँ के लोगों के जीवन पर कैसे असर डालती होगी? अरे, बहुत गहरा असर डालती है। देखिए, उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम में है, और इसका आकार अगर देखें तो मोटे तौर पर आयताकार जैसा है। आयताकार, ओके। कुल क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अब ये आंकड़ा शायद सुनने में सामान्य लगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसका करीब 86% हिस्सा पहाड़ी है। 86%? हाँ, 86.07%। सिर्फ लगभग 14% ही मैदानी है। और यही पहाड़ी भूभाग राज्य के चरित्र को, यहाँ की चुनौतियों को, यहाँ के अवसरों को, सबको परिभाषित करता है।
86% पहाड़ी, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो जीवन पूरी तरह से पहाड़ों पर ही निर्भर होगा ज्यादातर लोगों का। बिल्कुल। और इसकी सीमाएं कहाँ-कहाँ लगती हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं शायद? हाँ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 2 देशों से लगती हैं, पूर्व में नेपाल और उत्तर में चीन, मतलब तिब्बत वाला क्षेत्र। अच्छा, नेपाल और चीन दोनों से? हाँ, ये सामरिक दृष्टि से भी राज्य को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। और देश के अंदर देखें तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं। कौन-कौन से जिले हैं जो इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पड़ते हैं? नेपाल से लगने वाले जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। और चीन यानी तिब्बत से सीमा लगती है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की। तो पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो दोनों तरफ नेपाल और चीन दोनों से जुड़ा है। अच्छा, पिथौरागढ़ दोनों से लगता है। हाँ, और राज्य के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले कौन से हैं? हाँ, सबसे उत्तर में है उत्तरकाशी, दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्व में पिथौरागढ़ और पश्चिम में देहरादून। ओके। क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों में कितना फर्क है? कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा? हाँ, काफी फर्क है। चमोली जो चीन सीमा पर भी है, वो सबसे बड़ा जिला है, लगभग 8030 वर्ग किलोमीटर। 8000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, और सबसे छोटा जिला है चंपावत, जो नेपाल सीमा पर है। वो करीब 1766 वर्ग किलोमीटर का है। तो काफी अंतर है। बहुत अंतर है। अच्छा, अब जरा 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़ों पर आते हैं। जनसंख्या तो करीब 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी उस समय। जी। लेकिन जो आंकड़े शायद ज्यादा मायने रखते हैं, वो है घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। हाँ, बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो औसतन 189 था। 189? हाँ। ये राष्ट्रीय औसत से तो कम हुआ फिर। हाँ, काफी कम है, जो कि पहाड़ी भूगोल को देखते हुए स्वाभाविक भी लगता है। सही बात है। लिंगानुपात 963 था, यानी हर 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। ये राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति है। हाँ, ये अच्छा है। और साक्षरता दर औसत देखें तो करीब 79%, 78.82% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 87% से ज्यादा और महिलाओं की 70% थी। इन आंकड़ों में जिलों के बीच कोई खास पैटर्न दिखता है क्या? मतलब पहाड़, मैदान का फर्क? बिल्कुल दिखता है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी आपको मिलेगी हरिद्वार जैसे मैदानी जिले में। अच्छा। और सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग जैसे दुर्गम पहाड़ी जिले में। यही पैटर्न आपको एससी और एसटी आबादी में भी दिखेगा। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जो तराई का इलाका है, वहां ज्यादा। हाँ। जबकि पहाड़ी जिलों में कम। और लिंगानुपात और साक्षरता में इसमें भी पहाड़ बेहतर है? लिंगानुपात के मामले में हाँ, पहाड़ी जिले अक्सर बेहतर करते दिखते हैं। जैसे अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, जबकि हरिद्वार में सबसे कम। अच्छा। दूसरी तरफ जनघनत्व हरिद्वार में सबसे ज्यादा है और उत्तरकाशी में सबसे कम। ये फिर वही मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों का फर्क दिखाता है। साक्षरता में देहरादून सबसे आगे है, जबकि ऊधम सिंह नगर थोड़ा पीछे। पर दिलचस्प बात यह है कि पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग सबसे आगे है। अरे वाह। हाँ। और महिला साक्षरता में देहरादून। तो ये आंकड़े वाकई राज्य के अंदर की जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता है, उसकी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब उन प्रतीकों की बात करते हैं जिनसे राज्य अपनी पहचान बनाता है। उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड ने अपनी खास पहचान दर्शाने वाले कई प्रतीक चुने हैं। जैसे राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, हाँ। जो हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में मिलता है और एक तरह से संरक्षण का प्रतीक भी है। राजकीय पक्षी है मोनाल, बहुत खूबसूरत रंगीन पक्षी। राजकीय वृक्ष है बुरांस, जिसके लाल फूल वसंत में पहाड़ों पर छा जाते हैं। और राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, जो बहुत ऊंचाई पर खिलता है और पवित्र माना जाता है। ये सब तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। क्या खेल, संगीत या क्या कहते हैं, तितली को भी राजकीय दर्जा मिला है? हाँ, ये भी दिलचस्प है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। फुटबॉल? अच्छा। हाँ, शायद मैदानी इलाकों में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए। फिर 2015 में ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र का दर्जा मिला। ढोल तो यहाँ की लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। और 2016 में कॉमन पीकॉक नाम की तितली को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पीकॉक? हाँ, यहाँ तक कि राज्य का अपना गीत भी है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि करके। तो ये सब मिलकर राज्य की एक पूरी सांस्कृतिक तस्वीर बनाते हैं। वाकई ये सब जानना दिलचस्प है। अच्छा, अब कुछ अनोखी भौगोलिक विशेषताओं पर आते हैं। मैंने सुना है यहाँ बारिश और तापमान में भी काफी विविधता है। बिल्कुल है। यहाँ का मौसम और भूगोल बहुत ही कह सकते हैं
नाटकीय है। सबसे ज्यादा बारिश होती है टिहरी के पास नरेंद्र नगर में। अच्छा, नरेंद्र नगर। हाँ, जबकि जो वृहद हिमालय के बहुत ऊंचे इलाके हैं वहां बारिश बहुत ही कम होती है, लगभग न के बराबर। सूखा रहता है। सर्दियों में बारिश पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून जैसे इलाकों में ज्यादा होती है। सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है और सबसे कम तापमान जाहिर है हिमालय के ऊपरी बर्फीले क्षेत्रों में ही होता है। और नदियां और झीलें? उत्तराखंड तो नदियों का मायका माना जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहीं से तो निकलती हैं। अगर राज्य के अंदर की बात करें तो अलकनंदा नदी में पानी का बहाव सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अलकनंदा में। हाँ, लेकिन राज्य की सीमा में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली है, जिसे मैदानों में शारदा कहते हैं, करीब 252 किलोमीटर। ओके, काली या शारवा। और झीलें, ताल जिन्हें कहते हैं, ताल है, और सबसे गहरा है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, हाँ सुना है। बागेश्वर में बैजनाथ झील है जो पहली कृत्रिम झील मानी जाती है। चंपावत में श्यामला ताल है जहां विवेकानंद आश्रम भी है। टिहरी में एक महासर ताल है जिसे भाई बहनों का ताल कहते हैं। भाई बहनों का ताल। हाँ, और गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, टिहरी में ही। और वो मसूरी की विंटर लाइन का भी जिक्र आता है अक्सर, ये क्या चीज है? हाँ, विंटर लाइन, ये एक बहुत ही खास वायुमंडलीय घटना है जो सूर्यास्त के समय सर्दियों में दिखती है। सिर्फ सर्दियों में? हाँ, मुख्य रूप से सर्दियों में। मसूरी और स्विट्जरलैंड जैसी कुछ ही जगहों पर यह दिखती है। इसमें क्या होता है कि क्षितिज पर एक सीधी रंगीन रेखा जैसी बन जाती है। ये पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। अद्भुत। अच्छा, भूगोल के बाद अब थोड़ा इतिहास और संस्कृति की ओर मुड़ते हैं। उत्तराखंड का अतीत कैसा रहा है? बहुत पुराना इतिहास है शायद। हाँ, बहुत प्राचीन है। माना जाता है कि यहाँ शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो कुणिंद शासक थे। कुणिंद? हाँ, जिनमें अमोघभूति सबसे प्रसिद्ध हुए। फिर पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। कत्यूरी? जी, इनकी राजभाषा संस्कृत थी और ललित सूरदेव जैसे प्रतापी राजा हुए इनके। ये राजवंश इस क्षेत्र की कला और संस्कृति की नींव रखने वाला माना जाता है। और बाद में चंद और परमार वंश, जिन्हें पमार भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कुमाऊं में चंद वंश का और गढ़वाल में परमार या पवार वंश का लंबा शासन रहा। चंद वंश के राजा थे बालो कल्याण चंद। उन्होंने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बदली थी। अच्छा, ये बड़ा बदलाव था। हाँ, ये महत्वपूर्ण कदम था। उनका राज्य चिन्ह गाय था। रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर बसाया। तो इन राजवंशों के दौर में कला, साहित्य, स्थापत्य सबका विकास हुआ। और आधुनिक इतिहास में, खासकर स्वतंत्रता संग्राम और फिर राज्य आंदोलन के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं? अब ब्रिटिश काल और उसके बाद भी कई आंदोलन हुए। जैसे टिहरी रियासत थी, वहां राजशाही के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन हुआ 1939 में। प्रजामंडल आंदोलन? हाँ, फिर सामाजिक सुधार के लिए डोला पालकी आंदोलन हुआ। ये शिल्पकारों या दलितों के विवाह में पालकी इस्तेमाल करने के अधिकार से जुड़ा था। अच्छा, ये सामाजिक आंदोलन था। जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कनकटा बैल जैसा एक अनोखा आंदोलन भी हुआ। राइट। भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए कोट खर्रा आंदोलन हुआ। हाँ। और खड़िया खनन के विरोध में खीरा कोट आंदोलन हुआ। कई तरह के आंदोलन हुए मतलब। हाँ, काफी जन आंदोलन हुए। और अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया। और अलग राज्य बनाने की मांग ये कब शुरू हुई? ये मांग भी काफी पुरानी है। माना जाता है कि औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत 1938 में श्रीनगर, मतलब गढ़वाल वाले श्रीनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां हुई। 1938 में ही? हाँ, बाद में 1994 में एक कौशिक समिति बनी थी जिसने गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ये मुद्दा आज भी काफी भावनात्मक है। हाँ, गैरसैंण राजधानी का मुद्दा तो हमेशा चर्चा में रहता है। अच्छा, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो ये जगह हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऋग्वेद में इसे देवभूमि या हिमवत कहा गया है। केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग मिलता है। मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम है जो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से जुड़ा है। हाँ, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। बिल्कुल। अल्मोड़ा के पास जागेश्वर मंदिर समूह है, उसमें 124 मंदिर हैं। वास्तुकला का अद्भुत नमूना है वो। तुंगनाथ मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। सबसे ऊंचाई पर? जी। और आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार देखें तो टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा
एशिया का सबसे ऊंचा बांध भी यही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड की पहचान को गढ़ा है अपने कामों से। हाँ बिल्कुल, जैसे चिपको आंदोलन की गौरा देवी जी, उन्हें चिपको वुमन कहा जाता है। वो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गई। हाँ, गौरा देवी। इंद्रमणि बडोनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, वो राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, जिन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अकेले ही हजारों पेड़ लगाकर एक मिसाल कायम की। ये नाम उत्तराखंड की आत्मा को दर्शाते हैं। वाकई। चलिए अब कुछ प्रमुख प्रथम व्यक्तियों और पदों पर नजर डालते हैं, राज्य बनने के बाद जिन्होंने इसकी नींव रखी एक तरह से। हाँ, राज्य बनने के बाद कई नई शुरुआतें हुई। जैसे पहले राज्यपाल बने सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला, ओके। पहली अंतरिम सरकार बनी तो उसके मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, लेकिन पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी। हाँ, एनडी तिवारी जी। विधानसभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत और पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने यशपाल आर्य। तो ये जो शुरुआती पद थे, ये राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को सेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और महिलाओं की भूमिका कैसी रही इन शुरुआती पदों पर? क्या कोई पहली महिला राज्यपाल या मुख्यमंत्री रही? मुख्यमंत्री तो अभी तक कोई महिला नहीं बनी, लेकिन राज्यपाल बनी। मार्गरेट अल्वा राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। अच्छा, मार्गरेट अल्वा। हाँ, और पहली महिला राज्यसभा सांसद थी मनोरमा शर्मा डोबेरियाल। हाल के समय में देखें तो राधा रतूड़ी जी पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। हाँ, ये तो हाल की बात है। जी। और ऋतु खंडूड़ी जी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं। तो ये एक तरह से मील के पत्थर हैं जो दिखाते हैं कि राज्य के प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये अच्छी बात है। और दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर देखें तो पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति SHA रजा, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दुर्गेश जोशी और राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे NP नवानी। ये संस्थाएं भी राज्य में सुशासन और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिलते हैं उनमें पहले उत्तराखंडी कौन थे, जैसे भारत रत्न या वीरता पुरस्कार? देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो पाने वाले पहले उत्तराखंडी थे स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। हाँ, पंत जी। वीरता पुरस्कारों की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में दरबान सिंह नेगी जी को पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था उत्तराखंड से। विक्टोरिया क्रॉस। हाँ, और आजादी के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा देश के पहले परमवीर चक्र विजेता बने मरणोपरांत, और भवानी दत्त जोशी जी को पहला अशोक चक्र मिला। तो ये दिखाता है कि देश की सेवा में उत्तराखंड का योगदान कितना गहरा रहा है हमेशा से। बिल्कुल। सेना प्रमुख भी रहे हैं उत्तराखंड से। हाँ, सेना प्रमुखों की बात करें तो जनरल बिपिन चंद्र जोशी जी राज्य से पहले थल सेना अध्यक्ष बने थे और एडमिरल देवेंद्र जोशी जी पहले नौसेना अध्यक्ष बने। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं जिनकी शुरुआत उत्तराखंड या इस क्षेत्र से हुई मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वो रुड़की में स्थापित हुआ था, जो अब IIT रुड़की है। हाँ, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय वो पंतनगर में है। पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। जी। राज्य का पहला संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जो बहुत पुराना और बहुत समृद्ध है। और अगर आधुनिक समय में देखें तो पहला साइबर थाना 2015 में देहरादून ने खुला और पहला बाल मित्र थाना 2021 में देहरादून के डालनवाला थाने में खुला। अच्छा, बाल मित्र थाना। हाँ, और 2023 के स्रोत के अनुसार पुष्कर सिंह धामी जी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत थे उस समय। तो इन सारी जानकारियों को अगर हम समेटें तो क्या कह सकते हैं? आज हमने उत्तराखंड के गठन से लेकर उसके भूगोल, प्रशासन, प्रतीक, इतिहास की कुछ झलकियां और प्रमुख लोग, इन सब पर बात की। जी। ये तो साफ है कि उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों और तीर्थों की ही भूमि नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही जटिल और समृद्ध क्या कहते हैं, दाना बाना है। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी हमें एक खाका तो देती है, एक फ्रेमवर्क देती है, लेकिन असली सवाल ये उठता है कि ये सारे तथ्य, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो या भौगोलिक विशेषताएं हों, ऐतिहासिक पड़ाव हों या प्रमुख व्यक्तित्व हों, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? ये सब मिलकर उत्तराखंड की आज की पहचान और शायद भविष्य की दिशा कैसे तय करते हैं। जैसे एक उदाहरण सोचें, क्या 86% पहाड़ी भूगोल राज्य के विकास मॉडल को मैदानी राज्यों से बिल्कुल अलग तरह का नहीं बनाता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर संस्कृत को दूसरी राजभाषा बनाने जैसे कदम का राज्य की युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है? क्या वो जुड़ाव महसूस करते हैं? तो ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आगे और
सोचा जा सकता है और बात की जा सकती है।